अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका उस मंसूर खान। नाज़रीन, मौजूदा इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, यकीनन पाकिस्तान बेतहाशा मसाइल का इस वक्त पाकिस्तान को सामना है। न सिर्फ दाखिली ऐसे मसाइल हैं कि जिनका पाकिस्तान को सामना है, बल्कि ख़ारजी सतह पर भी मुतअद्दिद ऐसे महाज है कि जिसमें इस वक्त पाकिस्तान जो है वो नबर्द आज़मा है। और लेकिन जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। ऐसा महसूस होता है कि हम किसी भी महाज पर जो है मुकम्मल तौर पे या नामुकम्मल तौर पे किसी सतह पर भी जो है उसको काउंटर मैकेनिज़्म जो होना चाहिए था, किसी भी रियासत जिस तरीके से रिएक्ट करती है या इन तमाम तर हालात से निमटने के लिए जो तदाबीरें अडॉप्ट की जाती हैं, वो पाकिस्तान में जो है वो किसी सतह पर भी हमें नहीं नज़र आती हैं। चाहे आप सियासी जो सूरत हाल है उसकी बात कर लें, माशी सूरत हाल की बात कर लें, माशरती सूरत हाल की बात कर लें, किसी सतह पर भी कोई काउंटर मैकेनिज़्म हमारे सामने नहीं है। कोविड-19 यकीनन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर सामने आया, लेकिन उसके साथ साथ हमने पाकिस्तान में देखा, दुनिया भर की अगर सूरत हाल को देखा जाए तो एक मॉडल अडॉप्ट किया गया और उसकी बुनियाद पर जो है वो नताइज को अखज़ किया गया। लेकिन पाकिस्तान में कोई खातिर खा नताइज अखज़ नहीं किए जा सके और उसकी वजह ये रही कि मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल जो है वो आपने अडॉप्ट करे और उस पर भी जो है कि खातिर खा अमल जो है वो नहीं हो सका, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि लीडरशिप में जो कंसेंसस होना चाहिए था किसी भी ऐसे कौमी मामले से निमटने के लिए, किसी कौमी बहरान से निमटने के लिए, वो कंसेंसस हमें लीडरशिप में नहीं नज़र आया। और आज गिला यकीनन ये किया जाता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो उस तरीके से ताउन नहीं कर रही, या वो प्रिवेंटिव मेजर जो पाकिस्तान की आवाम को लेने चाहिए थे, वो एहतियाती तदाबीरें पाकिस्तानी आवाम उस तरीके से अडॉप्ट नहीं कर रही जैसी कि करनी चाहिए थी। लेकिन इसकी बुनियादी वजह इसके अलावा और कुछ नहीं है कि जहां लीडरशिप जो है वो कोई कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकेगी, जहां जो है वो किसी नुक्ते पर जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप अगर जो है वो इजमा नहीं कर पाती है, तो यकीनन पाकिस्तान की कौम के लिए बहुत मुश्किल होगा उस नुक्ते पर इत्तेफाक करना और उसको लेकर आगे चलना। इसके साथ साथ बहुत सारे दीगर ऐसे मसाइल हैं कि जो खुलते जो है वो आपके सामने चले आ रहे हैं। ख़ासतौर पर सियासी अगर जो हालात हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। गुज़िश्ता 2 साल के अरसे में जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा, ख़ासतौर पे सियासी सतह पर कहीं पर हमने नहीं देखा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई काम किया गया हो। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर टेक्नोलॉजी के, उनकी जानिब से जिस किस्म की गुफ्तगू की गई, अभी जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, यकीनन पूरी कलई जो है वो खोल के रख दी इस वक्त हुकूमती जो सूरत हाल थी उसकी। और ये कुछ ढकी छुपी सूरत हाल नहीं थी, सारी दुनिया को इस सारी सूरत हाल का इल्म था। लेकिन इस तरीके चीज़ों का सामने आ जाना, तो बहुत ज़्यादा ये क़यास किया जाता है कि जब एक तंजीम जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर आपका मजबूत नहीं है, तो आप तंजीम साजी में अगर जो है वो इस तरह नाकाम हो रहे हैं, तो आप इस हुकूमत को, इस मुल्क को कैसे चलाएंगे। जहां मुल्क की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि मईशत की अगर बात कर ली जाए तो कहा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो आइंदा आने वाले फिजिकल ईयर में -1 जो है वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, -2 भी जो है वो हो सकती है, क्योंकि कारोबारी हालात पाकिस्तान के बेहतर नहीं हो सके। गुज़िश्ता 2-2.5 माह के अरसे में लॉकडाउन के बाद जो सिर्फ ऐसा महसूस होता था कि ये लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ मईशत की हद तक है, और वो हमने देखा कि कारोबारी जो आपका ढांचा था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और ताहाल हम उसे बहाल नहीं कर सके। जबकि गुज़िश्ता 2 साल की बात कर ली जाए तो जिस तरीके के कवानीन या जिस तरीके के इदारे, बिलखुसूस नैब जिस तरीके से मुतहर्रिक रहा, उसके बाद जो सूरत हाल रही, कारोबार मुसलसल डिक्लाइन की तरफ रहा और आज तक उसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसी पेशरफ जो है वो हमारे सामने नहीं आ सकी है कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि कारोबार जो है वो आगे चल के कुछ बेहतर हो सकेगा। खारजी सतह पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आए दिन भारत की जानिब से जो है वो मुसलसल पाकिस्तान को थ्रेट का सामना है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि भारत जो है वो ग्राउंड गेन कर रहा है और किसी भी किस्म का, किसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पे किसी भी किस्म का कोई फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ देखने में आता है तो वो ये देखने में आता है, जब चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन होता है तो ऐसा महसूस होता है कि शायद चाइना जो है वो पाकिस्तान की जंग लड़ेगा, और अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई चीज़ देखने में आती है तो वो ट्विटर से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर जो है वो कोई काउंटर मैकेनिज़्म की बात की जाती है। बाकी सिफारतकारी का जहाँ तक ताल्लुक़ रहा, कोई खातिर खा नताइज हमने नहीं देखे। इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट अंजुम रशीद साहब, उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे सलीम बुखारी साहब, यकीनन सीनियर एनालिस्ट हैं, सब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि यह कहा जाए कि आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है पाकिस्तान को सोचने समझने में और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने में अपना एक किरदार अदा करते रहे, और ये तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगियाँ जो है वो इन तमाम
ज़्यादातर मामलात में अपनी सर्व कर चुके हैं। अंजुम रशीद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये जो मौजूदा सूरत हाल है इससे निकलने में या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली सवाल तो ये बनता है कि आप जो गुज़िश्ता अदवार थे उसका आज से अगर मवाजना करेंगे तो क्या अखज़ करेंगे? इमरान खान साहब ने पूरी पाकिस्तानी कौम को बताया था कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट हैं और करप्शन की वजह से जो है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया और करप्शन की वजह से हम दुनिया में पीछे रह गए और करप्शन की वजह से जो है यहाँ गुर्बत है और यहाँ बदहाली है, यहाँ तालीमी निज़ाम सही नहीं है, यहाँ सेहत का निज़ाम सही नहीं है। और उन्होंने कहा फिर कि मैं जो लूटी हुई दौलत है वो वापस लाऊंगा और इस मुल्क को जो है इसके तमाम मसाइल में हल कर दूंगा। लेकिन हुआ ये कि और पूरे मुल्क के अवाम ने भी जो है वो इमरान खान का साथ दिया, खासतौर पर जो हमारी मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो सारी जो है वो इमरान खान के साथ मिल गई। लेकिन अब इतना अरसा हो गया, 2-2.5 साल से ज्यादा अरसा पीरियड हो गया कि पाकिस्तान के वो खुद करप्शन खत्म नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा था कि मैं लूटा हुआ दौलत वापस लाऊंगा, तो खुद उनके अपने वजीर जो है वो असद उमर कह चुके हैं कि बाहर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के या पाकिस्तानी लोगों के बाहर पैसे 200 बिलियन डॉलर नहीं है। फिर शहजाद अकबर भी कह चुके हैं कि बाहर पैसे नहीं है। और फिर दूसरी जानब जो है जो करप्शन का खात्मा है वो इन्होंने कहा था कि उसके साथ हालात बदल जाएंगे और हालात भी नहीं बदले। और फिर इन्होंने कहा कि वो कर्जा नहीं लेंगे, इन्होंने कर्जा भी लिया। और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो है वो सेहत के मैदान में पाकिस्तान जहां पर पहले खड़ा था मियां नवाज शरीफ के ज़माने में और आसिफ अली जरदारी साहब के ज़माने में, आज पाकिस्तान उससे भी जो है बहुत ज़्यादा बदहाल हो गया है। बहुत अंजुम रशीद साहब, वो तो सोशल कॉन्टेस्ट में जितनी खूबसूरत बातें वो करते थे, यकीनन पूरे पाकिस्तान जो है वो अट्रैक्ट हुआ और बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई। लेकिन जो बुनियादी सवाल था वो था रिफॉर्म्स का, जिस बुनियाद पे वो ये कहा करते थे कि ये सारी तब्दीलियां वो लेकर आएंगे। उस रिफॉर्म्स पे आपने देखा कि कोई काम हुआ पाकिस्तान में? लेकिन रिफॉर्म्स के लिए हमारा ख्याल था और पाकिस्तान के अवाम का भी ख्याल था कि इमरान खान साहब ने जो है वो हालात का मुताला किया है, उन्होंने स्टडी की है और वो कोई परफेक्ट फार्मूला और कोई फिलॉसफी और कोई तरीक़ाकार और कोई अमली निज़ाम जो है उन्होंने तैयार किया और वो मुल्क में लाएंगे और मुल्क की हालत जो है वो बदल जाएगी। लेकिन उन्होंने इंतहाई जो है वो आमियाना से नारे लगाए। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना बना दूंगा, उन्होंने कहा कि नॉर्वे और डेनमार्क और जर्मनी जो है ये रियासत मदीना पे चले हैं, हम भी उसी पे चलेंगे। हालांकि ये झूठ था, ना तो नॉर्वे और जर्मनी रियासत मदीना पे चल रहे हैं, ना रियासत मदीना जो है वो नॉर्वे और जर्मनी जैसी थी। और ना ही इमरान खान को पता था कि नॉर्वे में और रियासत मदीना में फर्क क्या है, और ना ही इनको उसका इल्म था कि रियासत को और स्टेट को जो है वो कैसे चलाना है। ना उनके पास कोई मुआशी निज़ाम था, ना उनके पास कोई सियासी निज़ाम था, ना उनके पास कोई समाजी निज़ाम है और ना ही उनके पास कोई जो है तालीम का निज़ाम है। आज इतना पीरियड गुजर गया, 2.5 में उनकी आधी जो हुकूमत है उसका आधा पीरियड गुजर गया है, लेकिन अब तक उन्होंने तालीम के मैदान में कोई इस्लाहात नहीं की, कोई बेहतरी नहीं की, बल्कि तालीम के मैदान में उन्होंने बहुत सी फाश गलतियां की हैं और बहुत से बड़े ब्लंडर किए हैं। इसी तरह सेहत के मैदान में आप देखें कि मैं लाहौर की बात करूंगा और कराची की बात जो है वो नासिर बिन चुगताई साहब जैसे सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं कि आप बताएं कि इन अस्पतालों में क्या बेहतरी आई है। लाहौर में जो अस्पताल थे, जो मियां नवाज शरीफ के ज़माने में अस्पताल थे, आज उनसे हालात उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा खराब है। तालीम के मैदान में जो है वो कोई तरक्की नहीं हुई है। शहर की जो सिविक डेवलपमेंट है, शहर की सड़कें, शहर का सीवरेज, शहर की लाइटें, इसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। शहर की ट्रांसपोर्ट में कोई बेहतरी नहीं आई है। और जो चीजें जहाँ खड़ी थी, जहाँ मियां नवाज शरीफ छोड़ के गए, आज बिल्कुल वहीं की वहीं खड़ी हैं। और मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर तकरीबन दिवालिया हो चुका हुआ है। और पाकिस्तान जो है बाकी मैदानों में भी जो है वो एक नाकाम रियासत की तरफ आगे बढ़ रही है। नासिर भाई चुगताई साहब, ये बेहतरी आना तो बहुत दूर की बात है, रिफॉर्म होना भी बहुत दूर की बात है। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहाँ जो मतलब जिसको जुबानी जमा खर्च कहा जाता है वो भी अब जो है वो कन्वेंशनल प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है।
तो जुबानी जमा खर्च भी देखें ना, कुछ भी नहीं है। आप जुबानी जमा खर्च में आप देखें कि जो शहरों की हालत है, जो कराची की हालत है, जो लाहौर की हालत है, मैं जो बिल्कुल पेशावर की हालत है, उसमें क्या बेहतरी आई है? जी उसमें कोई मैं बेहतरी नहीं आई। अनवर रशीद शहरों साहब में स्कूलों में कोई बेहतरी नहीं है। मैं ये शहरों नासिर के बेग सुख्ताई अस्पतालों साहब में से कोई इसका बेहतरी जवाब नहीं ले है। लूं। जी मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इसमें अंजुम को और मुझे एक साथ बिठा दिया है। जी जी हम उस जमाने के इनकलाबी हैं जब इनकलाब के गीत गाए जाते थे और बहुत जबरदस्त काम हुआ करता था। अब तलख हो गए हम लोग जरा से, क्योंकि इनकलाब नहीं आ पाया, वो इस्लाहात नहीं हो पाई, वो रिफॉर्म्स नहीं हो पाई, अवाम को वो कुछ नहीं मिल सका जो हम देना चाहते थे, और उसमें हमारी अपनी नाकामी है। लेकिन सबसे बड़ी नाकामी जो है वो पीटीआई की इस हुकूमत की है। जैसे कि अंजुम ने कहा कि लोगों को बहुत तवक्कुआत थी, मुझे बहुत तवक्कुआत थी। मैं समझता था कि एक बेनजीर भुट्टो के बाद एक ऐसी क़यादत आ रही है जो अवाम के बहुत करीब होगी, जो अवाम से बड़ी मोहब्बत और प्लान लेकर आ रही होगी। जो तकरीर हमने सुनते थे उसके मुताबिक मुझे यकीन था कि इमरान खान साहब के पास इतने रेवोल्यूशनरी प्लान्स हैं, प्रैक्टिकल प्लान्स हैं कि जिस पर अमल करने के मुफ्ताई साहब, बाद हर जी शऊर पाकिस्तानी जो है वो इसी तरह उम्मीद लगाए बैठा था जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मालूम हुआ कि कप्तान और मास्टर कप्तान और मास्टर कप्तान दोनों के पास कुछ नहीं था, दोनों खाली हाथ थे, दोनों के दिमाग में भी कुछ नहीं था, दोनों के फाइलों में कुछ नहीं था। सेहत, तालीम, ज़राअत, या मैं किसान नहीं हूं लेकिन किसान का बेटा जरूर हूं। अगर आप सिर्फ कॉटन के ऊपर सपोर्ट प्राइस बढ़ा दें, सपोर्ट प्राइस लगा दें, तो सिर्फ कॉटन पाकिस्तान को खिला सकता है, लेकिन किसानों की तरफ जाते नहीं। आप ज़राअत की तरफ जाते नहीं, क्योंकि ज़राअत आपने जहांगीर तरीन के हवाले की हुई थी और अब वो है ही नहीं। इंडस्ट्री की तरफ आपने बेड़ा गर्क कर दिया 14.5 शरह सूद लगाकर। मुफ्ताई साहब, कोई एक ऐसी चीज मैं ढूंढता हूं कि जिस तरफ आप चले गए हो, जहां आपने रिफॉर्म्स की बात करी हो, जहां आप कोई इस्लाहात लाना चाहते हो, कोई एक चीज ढूंढने से नहीं मिलती है। देखिए मंसूर, एक ख्याल था, एक ख्वाब था कि पीटीआई में करप्शन नहीं है, ये एक पॉजिटिव बात थी बहुत ज्यादा। लेकिन अब जो सामने सूरत हाल आ रही है, दवाओं से शुरू करें ना, आप दवाओं से शुरू करें और बीआरडी तक पहुंचे, और बीआरडी के बाद अच्छा एक अफसोसनाक पहलू क्या है, हमारा ख्याल था पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग पुलिस पार्टी के मुकाबले में। बिल्कुल। लेकिन कोई जब कहता है कोविड-19 का मतलब पॉइंट सिस्टम है कोरोना का, तो हंसी आती है। जब गवर्नर पंजाब कहता है कि आप गर्म पानी पी लें तो कोरोना मर जाएगा पेट के अंदर, तो हंसी आती है। प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसी कई बातें की हैं, और अब कल एक साहब ने कह दिया कि आप टिड्डी को मारे पकाएं तो उससे कोरोना खत्म हो जाएगा। मैं समझ में नहीं आ रहा कि इस मुल्क का की समत क्या है। मैं डर रहा हूं। देखिए, कोरोना को तो कह दिया गया कि अवाम जाने कोरोना जाने, अवाम हर्ड कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में हम 70% लोगों को बीमार करेंगे, जिसमें से 5% मर जाएंगे। हर कम्युनिटी का जो स्टाइल है वो यही स्टाइल है। हम उस तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, और साथ ही साथ हम इस तरफ भी जा रहे हैं कि अवाम की माशी सूरत हाल का बेड़ा गर्क कर दे। हम कहते हैं कि साहब दिहाड़ी वाला जो है उसको हमें रोजगार देना है, इसलिए हम लॉकडाउन में लगा रहे हैं। भाई 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ना दिहाड़ी वाले को रोजगार मिला, ना कोरोना काबू में आया। कोरोना अब काबू में जब आएगा जब ये 12 लाख पे पहुंचेगा जुलाई के आखिर में। 12 लाख हो मुमकिन है उसके बाद और बात आगे बढ़ जाए। एम्पीरियल कॉलेज की रिपोर्ट पढ़ लें, WHO की रिपोर्ट पढ़ लें, आसपास के मुल्कों को देख लें। प्राइम मिनिस्टर मुझे अच्छे लगते अभी भी लगते हैं, लेकिन जब वो मिसाल देते हिंदुस्तान की तो मुझे दुख होता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि इसकी आबादी हिंदुस्तान की पर मिलियन पेशेंट कितने हैं हिंदुस्तान में।
पर मिलियन डेथ रेट कितना है, और मोदी ने कितना बड़ा पैकेज दिया है। मैं तारीफ नहीं करना चाहता मोदी की, लेकिन ये जब मुकाबला करते हैं हिंदुस्तान से, तो इनको मुकाबला हिंदुस्तान से नहीं करना चाहिए, इनको मुकाबला अपने आप से करना चाहिए। देखना चाहिए कि पंजाब में कितने टेस्ट हो रहे हैं, सिंध में कितने टेस्ट हो रहे हैं, बलूचिस्तान में कितने टेस्ट हो रहे हैं, केपीके में कितने टेस्ट हो रहे हैं, डेथ रेट क्या है, लोग क्यों मर रहे हैं। लॉकडाउन अशराफिया ने लगा दिया। अरे भाई, अशराफिया कौन थी, मुझे समझा दे मंसूर साहब, अशराफिया कौन थी। अशराफिया सिंध का चीफ मिनिस्टर था, चलो मान लेता हूँ, पकड़ लें उसे, गिरफ्तार कर लें, लेकिन उसके फौरन बाद पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, केपीके के चीफ मिनिस्टर ने, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने, और उसके बाद DGISPR ने वो सब कुछ क्यों कहा, जो लॉकडाउन को कंप्लीट कर रहा था, लॉकडाउन को मुकम्मल कर रहा था। तो लगता ये था कि अंदर एक बड़ा इंतजार है। मैं नहीं लगाता, अगर मुझसे पूछा जाता तो भाई आपसे तो पूछा गया था, आप उस कमेटी में बैठे थे, आप उस इजलास में बैठे थे, आपने ऐलान किया था, फिर आपने तारीफ भी की कि बड़ा अच्छा। साहब, बड़ा बुनियादी सवाल है कि या तो ये लगाना था या नहीं लगाना था। अगर ये लगा के कोई फायदा नहीं हुआ और आज जो है आप नंबर जो है वो डेली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2-2.5 माह के अंदर जो आपकी इक़्तिसादियात थी, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने अवाम को भी मारा, लोग भी मरे, लोग बीमार हुए, लोग कंगाल हो गए। 18 लाख का बिल दिया है लोगों ने, ऐसे ही बड़े अस्पतालों में। ये जुल्म देखें आप। फिर लोगों का कारोबार खत्म हो गए, क्योंकि आपका सिस्टम सही नहीं था, आपने प्लान सही नहीं किया था। आपको एक प्लान, सिंध में क्या होता है, मैं अंजुम को ज्यादा बेहतर मालूम होगा। सिंध में ये हुआ कि जब सिंध ने ऐलान किया लॉकडाउन का, तो PTI के वुज़रा, PTI के MNAs बाहर निकल आए। उन्होंने कहा आप कत्ल कर रहे हैं कराची को, आप कराची को मार रहे हैं, आप स्लॉटर कर रहे हैं कराची का। बात सही लगी यार, बात तो सही है। लेकिन जब दोबारा अब हुआ है वही लॉकडाउन, वही स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा हुआ है उन्हीं गलियों में जिनमें पहले हुआ था, तो आप, और अब जबकि इस्तिताअत नहीं बची है, कुछ नहीं, बोलने की बात नहीं है, करने की बात नहीं है। साहब एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बुनियादी सवाल ये बनता है कि 2-2.5 माह के अरसे में जिस चीज़ की आपको तैयारी करनी थी वो आपने कहाँ तक करी। हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, आज जो फुकदान है, जो मार्केट में इस वक्त जो शॉर्टफॉल आ रहा है, या लोगों को जिस किस्म की ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए परेशानी हो रही है, उसकी क्या तैयारी थी, वो तमाम तर सूरत हाल भी जो है वो इंतहाई परेशान कुन है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे अब पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे, जहाँ दाखिली इशूज़ जो है वो अपनी जगह मौजूद हैं, ख़ारजी सतह पे पाकिस्तान को यकीनन बेतहाशा इस वक्त मुश्किलात का सामना है, और जो स्ट्रेटजी या जो लाअमल या जो पाकिस्तान जिस तरीके से इन तमाम तर हालात से निपटने की कोशिश कर रहा है वो किस हद तक काफ़ी हैं, और क्या पाकिस्तान इन तमाम सूरत हाल से निकलने के लिए जिस किस्म की एफर्ट्स हमें नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सकेंगे। सलीम बुखारी साहब, कैसे देखते हैं पिछले अदवार को और आज के हालात को, क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? क्योंकि आज के हालात में उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हालात बहुत मुश्किल से मुश्किल होते चले गए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे पहली दफ़ा अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, मेरे लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है। और बाकी मेरे साथी जो हैं दोनों, नासिर बेग चुगताई साहब और अंजुम रशीद साहब, ये मेरे बहुत सीनियर साथी हैं, हमने इकट्ठा काम किया हुआ है। सवाल आपका जो है वो बज़ाहिर तो सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब इतना सिंपल बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो यह है कि मैं इस रजीम को माजी की किसी भी रजीम के साथ कंपेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि माजी की रजीम्स जो हैं वो स्टेटस को की रजीम्स थी और वो और एजेंडे से आई थी। उन्होंने जैसा काम किया, अच्छा बुरा था, जो भी था, करप्शन की जो कुछ, उसको सिर्फ एक तरफ रखिए। हमें तो उस इनकलाबी जमात का आप बताइए जो ये चंद नारे लेके आई थी और कंटेनर पर खड़े होके उन्होंने और दूसरे शहरों के में जाके जलसों से पूरी कौम को ये यकीन दिलाया कि हम एक ऐसा एहतसाब करेंगे कि दुनिया उसको याद रखेगी, हम इकॉनमी को एक हफ्तों के बीच में चुटकी बजा के जो है वो ठीक कर लेंगे,
हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम 50 लाख घर देंगे, हम IMF पर जाने वालों पर लानत भेजेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, हम कुछ कोल नहीं जाएंगे, मांगने वाला वजीर आजम से मुझे नफरत है, वगैरह वगैरह। हमने अब ये गेज करना है कि अपने ही नारों और वादों की रोशनी में PTI की परफॉर्मेंस क्या है। PTI की परफॉर्मेंस की चंद बड़ी मिसालें मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। एहतसाब का नारा लेके ये आए और वन आइड जैक की तरह से एक तरफा एहतसाब, जिसको दुनिया भर की सोशल साइंसेज में सियासी इंतकाम कहा जाता है, ये उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा बोलता सबूत है कि जितने वो करप्ट थे जिनको इमरान खान साहब बैठ के कंटेनर के ऊपर चोर और डाकू कहते थे, उनमें से 70% लोग जो हैं वो उनकी बगल में बैठे हुए हैं, या वजीर हैं, या मशीर हैं, या स्पोक्स पर्सन हैं, जो भी कह लीजिए। ये हकायक हैं, इनमें मैं अपने पास से कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब करप्शन ख़त्म करेंगे तो उनके अपने दौर में होने वाले बुरान, जो चीनी और आटे का बुरान है, उसकी बदतरीन मिसाल हमारे सामने है। अब आप आ जाइए, बिजली का बुरान एक और नई सूरत इख्तियार करके मुंह खोल के खड़ा हुआ है। तो जो करप्शन ख़त्म करने के दावे थे उनके, वो अपने अंदर बैठी हुई ATM मशीन, जिन्हें लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने जिस तरीके से लूटमार की है, इसकी मिसालें जब सामने आएंगी आपके, जब ये रजीम नहीं रहेगी, तो आप साबका हुकूमतों की करप्शन भूल जाएंगे। ये मैं आपको जिम्मेदारी से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, एंड आई विल लिव अप टू दिस स्टेटमेंट। दूसरी बात, गवर्नेंस के एतबार से उन्होंने कहा हम पार्टी हैं जो गरीबों के हालात को बेहतर करेगी। गरीबों के हालात बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मैं जल्दी चंद मिसालें आपको पेश कर देता हूँ। बेरोजगारी कम हुई है, बढ़ी हुई है, यू आर द जज। महंगाई कम हुई है या बढ़ी है, आपके सामने है। जो गवर्नेंस का हाल इस वक्त PTI का है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको पिछले किसी दौर से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ। इसके बावजूद कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना जो पाकिस्तान की 70 साल साबका तारीख में कभी नहीं था, वो ये था कि जी फौज और सिविलियन हुकूमत एक पेज पे हैं। ये नारे मैंने नहीं लगाए हैं, ये नारे फौज के स्पोक्स पर्सन ने भी लगाए और PTI के इमरान खान से शुरू होके और जो सबसे छोटे पाए का वजीर था उस तक ने ये गाना पूरी कौम को रटवा दिया है कि हमने तारीख नहीं लिख दी है। अब आप बताइए, जब इतना बड़ा कॉपरेशन हो फ्रॉम द फोर्सेस, जो माजी में आप शबखून मारना कह लीजिए, आप फौजी डिक्टेटरशिप्स कह लीजिए, आप जो मर्जी नाम दे लीजिए, उसका भी खतरा ना हो और फिर आप परफॉर्म ना कर सके, तो ये क्रिमिनल एक्ट है, इसकी कोई माफी नहीं है। भाई साहब, एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट तो ना सियासत में, ना मईशत में, ना माशरत में कहीं हमें कोई प्रोग्रेस नहीं नजर आई। अगर मंसूर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं सिर्फ फौरन वजारत खारजा के जी प्लीज सर। आज असेंबली के अंदर तकरीर में जो साद रफीक साहब थे, उन्होंने एक बड़ी खौफनाक बात कही जो मुझे समझ नहीं आ रही मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूं। उन्होंने कहा कि फॉल ऑफ कश्मीर तो हो चुका। भाई, ये किसी दीवाने की बड़ नहीं है। हिंदुस्तान ने जो कुछ किया, आप इसको कहें जी हम इकोनॉमिकली कमजोर थे, जी हमारे हालात ऐसे थे, जी हम पर लानत बरस रही थी, खुदा का कहर टूट गया था, लेकिन कश्मीर, वी हैव नो कश्मीर पॉलिसी। हमें रत्ती भर इसका अफसोस नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। एक तकरीर इमरान खान साहब की को आप अलहदा कर दीजिए, जो कि बेहतरीन तकरीर थी, किसी लीडर को तौफीक नहीं हुई थी इस तरह से यूनाइटेड नेशन में बोलने की। लेकिन उसके बाद से आज जब चीन और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है, जब कश्मीर में लॉकडाउन को 1.5 साल हो गया है, हमारे वजीर खारजा साहब अपनी गद्दी पे बैठ के जुल्फे काट के पैसे बटोर रहे हैं लोगों से। ये हमारा रिस्पॉन्स है टू ए सिचुएशन जो इस वक्त जंग की तरफ लेके जा रही है। अल्लाह ना करे कि जंग हो, लेकिन ये है हमारा फॉरेन ऑफिस। जहाँ तक और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, मुझे बताइए आप कि किसने ये कहा कि आप कोई उम्मीदवार खड़ा ना करें, चाहे आप खुद खड़े हो जाते, एक वोट ना आपको मिलता तो आपने हिंदुस्तान को जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने दिया, आपसे एक तकरीर की तौफीक ना हुई। और अगर मैं गलत नहीं हूं, अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, मेरी इतलात ये हैं कि इन्होंने वोट किया फॉर इंडिया टू बिकम द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर फॉर 2 years। ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी। मुख्तलिफ जगह रिपोर्ट किया गया है भाई साहब बिल्कुल इस चीज को के लिए। अंजुम रशीद साहब, बेशक इसमें जो है वो जंग ना हो, जंग के खतरात मंडला रहे हैं, लेकिन हम किस पोजीशन में आपके ख्याल में? हम कहीं, हमारे पास कोई काउंटर मैकेनिज्म है? दुनिया में बेतहाशा मिसालें हैं, सालों से तैयारी हो रही है, चाहे मीडिया वॉर की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो। हम एक एटॉमिक पावर होते हुए भी आज भी जो है वो इंडिया के बराबरी की बुनियाद पर हम बात नहीं कर सकते।
देखिए हमने जो है उसकी वो बुनियादी वजह यह है कि जब हमारे मुल्क में वजीर खारजा जी बुखारी अब बात करें। जी बुखारी साहब, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर अंजुम रशीद साहब से मैं जवाब लूंगा। जब हमारे वजीर खारजा बयानात देने से पहले ये सोचते हों कि इससे अमेरिकन नाराज होंगे या खुश होंगे, तो फिर हमारा हाल यही होना चाहिए जो हमारा हाल हो रहा है। बस मुझे सिर्फ ये ऐड करना था। जी अंजुम रशीद साहब, देखिए एक तो ये कि खारजा महाज के ऊपर हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात कोई बेहतर नहीं है, ईरान के साथ भी हमारे कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं है। और हम जो है वो अंदरूनी तौर पर और सूरत हाल ये है कि मौशी तौर पर हमारे हालात ठीक नहीं है, समाजी तौर पर हमारे हालात ठीक नहीं है। इमरान खान ने कहा था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो उनकी जो टैक्स की जमा करना है, टैक्स की जो कलेक्शन है वो डबल कर देंगे, लेकिन वो पता चला कि जो जितना टैक्स मियां नवाज शरीफ इकट्ठा कर पा रहे थे ये उतना भी इकट्ठा नहीं कर पाए। अब सूरत हाल ये है कि जो इमरान खान ने जितने भी बातें की थी वो आज तो लग रहा है कि वो दीवाने की बढ़ थी। उन्होंने बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर प्लानिंग किए, जिस तरह बच्चे बातें करते हैं इस तरह उन्होंने ख्याली बातें की, और वो ख्याली बातों के अंदर की सारी कौम भी आ गई। और आप आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जो बजट है वो भी उस 3,000 अरब का उसमें खसारा है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो दिवालियापन की तरफ चली गई हुई है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें भी हम तकरीबन तनाव होते जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान की तालीम है, तालीम जो है वो पहले से कहीं ज्यादा बर्बाद हो गई है। पाकिस्तान के स्कूलों की, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की और पाकिस्तान में जो तालीम का जो सिस्टम था उसकी भी बहुत उसमें बेहतरी की बजाय उसमें भी खसारा तो हर चीज में, मतलब हर तरफ खसारा ही खसारा है। यहाँ अगर सिर्फ खुशी के शादियाने किसी चीज पे नजर आ रहे हैं तो वो सिर्फ इस पे नजर आ रहे हैं कि चाइना अगर को रिटेलिएट करता है भारत के खिलाफ तो आप उसका जश्न मना रहे होते हैं। देखिए चाइना जो है वो भारत के खिलाफ अगर रिटेलिएट करेगा तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं करेगा। चाइना के अपने मफादात हैं और वो कॉम्प्रोमाइज भी कर लेगा, वो पीछे भी हट जाएगा। हमें जो है वो पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, इसे खुद मुख्तार रियासत के तौर पर ही बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले वो पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात तो ठीक करे। पाकिस्तान के सूरत हाल ये है कि आज इमरान खान कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो डिक्टेटर के अख्तियारात उनके पास चले गए हैं। इमरान खान टेलीविजन पे बैठ के जो है वो आइन के खिलाफ बात करते हैं, 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करते हैं और ये वाजे नहीं करते कि वो 18वीं तरमीम में 18वीं आइनी जो तरमीम है उसमें तरमीम कैसे करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। और दूसरी तरफ उनकी अपनी हालत ये है कि उनकी पूरी मेजॉरिटी भी असेंबली में मौजूद नहीं है और आइन पर वो इस तरह से तनकीद कर रहे हैं कि जैसे वो आइन को जो है वो एक नकारा आइन बता रहे हैं, वो आइन को एक मसाइल आइन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आइन की वजह से मुल्क नहीं चल रहा, आइन की वजह से मईशत नहीं चल रही, लेकिन वो ये भी नहीं बता रहे कि वो आइन में क्या तरमीम चाहते हैं और वो ये भी नहीं बता रहे कि आइन में तरमीम करेंगे कैसे। अब पूरे आइन के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया है लेकिन उसके पास उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसी तरह से उन्होंने जो है NFC अवार्ड के बारे में कहा है कि पाकिस्तान की जो आमदन है वो सारी की सारी सूबे ले जाते हैं और विफाक चल नहीं पा रहा और विफाक जो है नकारा हो गया है। ये सारी नाकामियां वो खुद कर रहे हैं, लेकिन इसके हल के लिए ना उन्होंने कोई रास्ता बताया है, ना उन्होंने कोई तरीकाकार बताया है, ना उन्होंने कोई निशानदेही की है। वो साहब एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नासिर बेग चुगताई साहब से ये जो है वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहरहाल सबसे बुनियादी ज़रूरत है मुल्क का दाखिली इस्तेहकाम। बगैर आप किसी भी महाज पे लड़ने के लिए जो है वो अपनी पोजीशन को वाज़ेह नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, गुज़िश्ता 2 साल के अंदर हम सियासी इस्तेहकाम पे कोई काम नहीं कर सके। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का। नासिर चुगताई साहब, ये जो पैंडमिक थी, ये कोविड-19 के बाद, इस तमाम तर सूरत हाल में हम इत्तेफाक राय जो है पाकिस्तान में नहीं पैदा कर सके, सियासी इस्तेकाम जो है वो हम नहीं ला सके किसी भी सूरत से। कैसे मुकाबला करेंगे? मल्टीपल चैलेंजेस पाकिस्तान को सामने दरपेश हैं, दाखिली भी हैं, खारजी भी हैं। मैं सबसे पहले सलीम बुखारी साहब का जो खदशा है कि कारोबार है, करप्शन है, उस पर एक शेर अर्ज कर देता हूँ। सिर्फ पुराना शेर है कि इसलिए मुझ में इंतशार नहीं, बुखारी साहब, इसलिए मुझ में जी 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 इंतशार नहीं, इश्क करता हूँ कारोबार नहीं। तो मुल्क चलता है इश्क करने से, बिल्कुल। मुल्क चलता है फांसी पे चढ़ने से, मुल्क चलता है इस्लाहात से अवाम का ख्याल करने से, मुल्क चलता है अवाम को हथेली पर नाजुक बच्चों की तरह बिठाने से, मुल्क चलता है मजदूरों के लिए रिफॉर्म्स करने से, मुल्क चलता है अस्पताल बनाने से, मुल्क चलता है तालीमी इदारे बनाने से। क्या किया है आपने? कितना काम किया है मुझे बताइए आप। हम बहुत दिलगले लोग हैं, हमने सबको बुरा भला कहा है, पूरी जिंदगी बुरा भला कहा है हमने, लेकिन अब जो हम हालात देख रहे हैं, अब मतलब क्या, आप मुझसे बजट में वादा कर रहे हो कि हमारी शरह निमो जो है वो 2.1 होगी, और जो आउटलुक आ रहा है मेरे पास IMF का, वो -1 का आ रहा है। और 2018 की बात करते हो 5.5, ग्रोथ रेट GDP हमारा 5.5 था, 2019 1.9 हुआ, अब जो है वो -1 होगा IMF का, और -2 साल तक चलेगा। बिल्कुल। इसकी जिम्मेदारी थी। कौन दावे करता था मुझसे कि मैं ये कर दूंगा, 200 अरब डॉलर उसके मुंह पे मारूंगा, 200 अरब डॉलर आवाम को दूंगा। अगले रोज आने के बाद कौन दावे करता था? किसने हमें बेवकूफ बना दिया? कौन हमको अहमकों की जन्नत में ले गया? हमारी गलती है, हमने गलत तजिया किया, अच्छा हमने भी नहीं किया, किसी और ने इजाफा कर दिया। बुखारी साहब जानते हैं, अंजुम जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। लाहौर में कितने वोट पड़े थे और कितने वोट निकले? चुगताई साहब, लेकिन कोई तो अब इसको रियलाइज करेगा, अगर कोई गलती हुई है तो उसको कोई तो सुधारेगा। अब कोई रियलाइज करने का वक्त नहीं है। आज जो बुखारी साहब बता रहे थे और अंजुम बता रहे थे, उसका आपने MNA का MLN के प्राइम मिनिस्टर ढूंढने से नहीं मिलेगा। ऐसे अब वो वक्त आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर ढूंढने से नहीं मिलेगा, मुतबादिल नहीं मिलेगा। कोई ये इख्तिदार, ये गेम ऑफ थ्रोन का ताज अपने सर पर रखने को तैयार नहीं होगा। नेशनल गवर्नमेंट ना बनाना चाहते हैं, 6 महीने गए प्राइम मिनिस्टर ने। नेशनल गवर्नमेंट में कौन आना चाहता है? अताउल्ला बेंगल का जो विरसा है वो आपके सामने है, मुक्ति का विरसा आपके सामने है। इनको आप किस तरह दीवार से लगा रहे हैं, सोचिएगा। इनको दीवार से ना लगाइए। हमने MRD की तहरीक देखी है, हमने बहुत तहरीकें देखी हैं जहां लोगों को डाकू बनाया गया, जबरदस्ती मार मार के जंगलों में बेच के, हेलीकॉप्टरों में अटैक किए गए। रिजल्ट क्या निकला? सिंध वाई सूबा है जो पाकिस्तान की यकजहती के लिए खड़ा हुआ है। सिंध वाई सूबा है जो पाकिस्तान की तरक्की की बात करता है। मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। और अब जो नए लहरें आ रही हैं, जो नई तलाहत आ रही है, ज्यादा खतरनाक है। वो किसी का किसी और से मुआहदा होने वाला है। अब सिंध अंदरूनी सिंध में कुछ लोगों का लंदन वालों से मुआहदा होने वाला है, तो वो देखिएगा। तो हमें 18वीं तरमीम को मजबूत करना चाहिए, हमें NFC अवार्ड को मजबूत करना चाहिए, हमें पाकिस्तान की मैशत को बेहतर बनाने के लिए अक्ल से काम लेना चाहिए। हमें वजीर खारजा नहीं है मेरे पास। वजीर खारजा सुबह उठता है और मॉर्निंग शो में बीपर देता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर तुम क्या बर्दाश्त नहीं करोगे? बकौल उसके फॉल ऑफ कश्मीर तो हो गया। और फॉल ऑफ कश्मीर क्यों हुआ? लद्दाख चलिए मेरे साथ आप,
वही कानून जो मकबूजा कश्मीर पे हिंदुस्तान ने लगाया, हटाया, वही कानून हटाया लद्दाख से। चीन ने कहा मैं नहीं मानता, चीन ने कहा मैं तस्लीम नहीं करता, पूरा इलाका मेरा है। और वहां के गलवान में इलाका है दौलत बेग, चीन वहां तक एडवांस कर गया 123 किलोमीटर। और इस वक्त इंडिया के जो सैटेलाइट चैनल्स हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 272 गाड़ियां चाइना की उस इलाके में एंटर हो चुकी है, और वहां जो एक बटालियन की स्ट्रेंथ थी इंडिया की, उसे घेर दिया गया है। और जो मॉस्को में बातचीत भी हो रही है, चीन और रूस और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा बातचीत भी कर रहे हैं। अब हम कहाँ खड़े हुए बुखारी साहब, हम उस यूटोपियन वर्ल्ड से तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट बाहर आ गए हैं। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? यहाँ तो मुसलसल जो है वो हम खाई में गिरते चले जा रहे हैं। मंसूर, मैं कहीं नहीं खड़ा हुआ, मेरे कदम डगमगा रहे हैं, मुझको नहीं पता मेरे कश्मीर। तो मैं जरा बुखारी साहब से इसका आंसर ले लूं। बिल्कुल। देखिए, गुजारिश ये है कि एनबीसी ने बहुत सारी बातें कर दी हैं, इसके बाद बहुत कम गुंजाइश रहती है। फॉरेन महाज के ऊपर हमारी हालत बहुत पतली है, हमें कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इसलिए कि जो हमारे दोस्त थे वो हमने अपने दुश्मनों में बदल लिए हैं। हमने अमेरिका की खुशनुदी के लिए अपने इत्तेहादियों को, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, 1965 की वॉर में कौन हमारे साथ था, किसने अपने एयरपोर्ट हमारे पीएफ के जहाज़ों के लिए खोल दिए थे, अफ़गानिस्तान हमेशा से डोसाइल था, उसको किसने दुश्मन बना लिया है। अगर पाकिस्तान में रह के उसका वज़ीर आज़म ये कहे कि हमने तालिबान को ट्रेन किया था, तो फिर हमें दहशतगर्द ही तो तस्वुर किया जाएगा, फिर हमें इस बात का अफसोस क्यों होता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं मंसूर जो मैं करना नहीं चाहता, इसलिए कि हालात की नज़ाकत मेरे सामने है। बिल्कुल, हम हर महाज पर बिछाड़ दिए गए हैं, हम हर महाज पर नाकाम हैं। लेकिन जो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है वो ये कि मेरी लीडरशिप को इसका इदराक नहीं है। मेरी लीडरशिप समझती है कि 2 दफ़ा टेलीविज़न पर दिन में अगर आप आएँ और कौम से खिताब करके और चले जाएं, कोरोना की हैंडलिंग ने मेरी सांसें उखाड़ दी हैं। मेरी कौम के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है इन्होंने अपनी इस जिद की खातिर, मैं इसके ये वक्त शायद आपके पास नहीं होगा। 210 में से 209 ममालिक समझते हों कि लॉकडाउन इज़ द ओनली सोल्यूशन जब तक कि कोई वैक्सीन न बन जाए, और एक मुल्क ऐसा है जिसका प्राइम मिनिस्टर सुबह से शाम तक न सिर्फ खुद डिनाइल मोड में रहे बल्कि पूरी कौम को अपने पीछे लगाने की कोशिश करे कि लॉकडाउन इज़ बकवास। जो इस कोरोना पेंडेमिक को कहे कि ये एक आम नौयत का जुकाम है और 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, उस कौम का क्या बनेगा मुझे बताइए आप। वो जो हमारा हालत थी फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, जब उन्होंने हर जगह से लॉकडाउन खत्म कर दिया, तो अब जरा सूरत हाल देखें आपकी क्या है। जहां 11 मौत होती थी 10 दिन में, वहां 250 मौत हो रही हैं रोजाना। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है, जिसे उसके मशीर और वजीर ये कहते हैं कि पूरी दुनिया उनको फॉलो कर रही है। जहां पर खुशामद का ये लेवल हो जाए तो उसके बाद खैर की तवक्को रखना उस रजीम से मेरे लिए तो नामुमकिन है। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि वो फिर बहुत करीब हम पहुँच जाते हैं जहाँ कोई ना कोई वजीर उठेगा और कहेगा कि जनाब सलीम बुखारी साहब भी जो है वो लिफाफा जर्नलिस्ट हैं, वो नून लीग वाले इनके मामू लगते हैं। तो ये नहीं है, हमने उनके दौर में भी यही रवैया रखा था, हमने मुशर्रफ के दौर में भी यही रवैया रखा, मैंने ज़ियाउल हक के दौर में यही रवैया रखा, मैंने भुट्टो के दौर में यही रवैया रखा। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन करा था। उनके साथ साथ नासिर बेग चुगताई हमारे साथ थे, अंजुम रशीद साहब, तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। यकीनन ये वो अफराद थे कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पाकिस्तान को दी और पाकिस्तान के मसाइल को उजागर करने और इसको सही राह दिखाने में अपनी एक पूरी ज़िंदगी जो है वो इसको लगा दी। ताहाल जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और इससे ज़्यादा बेहतरीन या बेहतर तज्जिया जो है वो पाकिस्तान की सूरत हाल पर नहीं किया जा सकता जो आज हमने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।